मैं मनोज हरिधर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए लाइव क्लास है वो नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे बारिश भी है, आंधी भी चल रही है और बादल भी छाए हुए हैं। इस वजह से अगर लाइव क्लास लेंगे तो आपके मोबाइल में बफरिंग होगी, पूरा वीडियो आप अच्छे ढंग से नहीं देख पाएंगे। इसलिए आज का जो वीडियो है वो आपको अपलोड किया हुआ ही मिलेगा। पहली बात तो ये, क्योंकि लाइव जाएंगे तो मौसम ख़राब है, अच्छे ढंग से या तो आवाज़ नहीं आएगी या फिर वीडियो नहीं आएगा, इसलिए आज लाइव की बजाय अपलोड किया जाएगा। दूसरी बात, अगली जो अपनी लाइव क्लास है वो सोमवार को होगी, है ना, 29 तारीख को सोमवार को राइट 8 से 9 बजे अपने क्लास लेंगे। आज लाइव नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए बहुत कम आपको मैटर लिखवाया जाएगा। आधे घंटे की क्लास में ले लूँगा और इसको लाइव क्लास में दोबारा समझा दूंगा आपको, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, करें शुरू। अगली लाइव क्लास सोमवार 29 जून को, वही शाम को 8 से 9 आपको इवेंट मिल जाएगा उसका। कल अपना चल रहा था सतत और समग्र मूल्यांकन में, 2 हिस्से हमने किए थे। एक तो किया था अकादमिक मूल्यांकन और दूसरा किया था सह शैक्षिक क्षेत्र। आज तीसरा रहेगा सह शैक्षिक गतिविधियाँ। तीसरा जो अपना टॉपिक है, क्योंकि 3 भागों में बांटा गया था, तो तीसरा रहेगा सह शैक्षिक गतिविधियाँ। जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, सह शैक्षिक गतिविधियों को 2 भागों में बांटा गया है। सह शैक्षिक गतिविधियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो रहेगी विचार उत्तेजक क्रियाएं, 2 भाग है, जिसमें से पहला रहेगा विचार उत्तेजक क्रियाएं और दूसरा रहेगा शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी योजना। दूसरा शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी योजना। मैं बता देता हूं आपको। सह शैक्षिक गतिविधियां, तीसरा है अपना सह शैक्षिक गतिविधियां। जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया ना। देखें, इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से अपने 2 भाग रहेंगे उसमें देखें। पहला तो रहेगा विचार उत्तेजक क्रियाएं। पहला भाग तो रहेगा अपना विचार उत्तेजक क्रियाएं। विचार उत्तेजक क्रियाएं मतलब वे क्रियाएं जो व्यक्ति के विचारों में उत्तेजना को पैदा करेगी। विचार उत्तेजक में वे क्रियाएं जो व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति की सोच में उत्तेजना को पैदा करेगी, उन क्रियाओं को शामिल किया जाएगा। दूसरा रहेगा शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी योजना। शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी योजना भी कह सकते हैं और गतिविधियां भी कह सकते हैं। अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा, योजना कहें या गतिविधियां कहें। ये 2 भाग रहेंगे। पहले हम बात करेंगे विचार उत्तेजक क्रियाओं की। जो विचार उत्तेजक क्रियाएं हैं, इन्हें 4 भागों में बांटा जाएगा। अपने को वैसे ही याद रखना पड़ेगा कौन सी चीज में किस क्रिया को शामिल किया जाता है या किस क्रिया को शामिल नहीं किया जाता। तो पहले हम उठाएंगे विचार उत्तेजक क्रियाएं। विचार उत्तेजक
क्रियाएं। और जो विचार उत्तेजक क्रियाएं हैं उन्हें कितने भागों में बांटा जाएगा, तो 4 भागों में बांटा जाएगा। देखें, इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। और ये 4 भाग कौन से रहेंगे, तो एक छोटा सा नाम अपने को याद रखना पड़ेगा, सावी 10। सावी 10 छोटा नाम है ये, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इन 4 क्रियाओं के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। सा से हो जाएगा साहित्य, वी से हो जाएगा विज्ञान, ड से हो जाएगा दृश्य, और स से हो जाएगा संगठन। तो ये 4 चीजें शामिल रहेगी सावी 10 में, साहित्य, विज्ञान, दृश्य और संगठन। पहला आता है साहित्य से, पहला रहेगा साहित्य व सर्जनात्मक कौशल। साहित्य व सर्जनात्मक कौशल, सा से हो जाएगा साहित्य व सर्जनात्मक कौशल। उसके बाद है वी से रहेगा विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। तीसरा रहेगा दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल, जैसे दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल। और अंतिम संगठन से रहेगा संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल। चौथा है संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल। तो इन 4 चीजों को शामिल किया गया है, साहित्य व सर्जन कौशल, विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल, दृश्य व सर्जनकारी कौशल, प्रदर्शनकारी कौशल, और चौथा रहेगा संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल। प्रत्येक कौशल के अंतर्गत अलग अलग गतिविधियों और क्रियाकलापों को शामिल किया जाएगा। ये जो 4 प्रकार के कौशल बताए हैं विचार उत्तेजक क्रियाओं में, प्रत्येक कौशल के अंतर्गत अलग अलग गतिविधियों और क्रियाकलापों को शामिल किया जाएगा। अब आपको ये याद रखनी है कौन सी गतिविधि या क्रियाकलाप किस कौशल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पहला अपना आता है साहित्य व सर्जनात्मक कौशल। साहित्य व सर्जनात्मक कौशल। देखें, साहित्य व सर्जनात्मक कौशल में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। तो साहित्य व सर्जनात्मक कौशल में जैसे कहानी पाठ, कविता पाठ, कहानी पाठ करना, कविता पाठ करना, निबंध लिखना, लेख लिखना, निबंध लिखना, विद्यालय भवन पर अच्छे अच्छे स्लोगन लिखना, अच्छे वाक्य लिखना, वे सारी की सारी चीजें किसमें शामिल की जाएगी, तो साहित्य व सर्जनात्मक कौशल में शामिल की जाएगी। और अगर पूछा जाए कि कहानी पाठ, एक बालक है वो कहानी पाठ में रुचि लेता है या कविता पाठ में रुचि लेता है, तो बालक किस अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित है। तो जब भी बालक कहानी पाठ में या कविता पाठ में रुचि लेगा तो बालक कौन से अभिप्रेरणा को काम में लेगा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा को काम में लेगा। ये पहले में रीट 2011 में पूछा भी जा चुका है कि एक बालक कहानी पाठ में रुचि लेता है, किस अभिप्रेरणा को काम मिलेगा, तो
तो कहानी पाठ करना, कविता पाठ करना, है ना, गणित के प्रश्नों को हल करना, ये सारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो देखें, साहित्य व सृजनात्मक कौशल के अंतर्गत हम किस किस चीज़ों को शामिल करेंगे। इसमें कहानी पाठ, कविता पाठ, निबंध लेखन, सृजनात्मक लेखन, विद्यालय भवन पर स्लोगन लेखन, अच्छे वाक्य लिखना, स्लोगन लेखन आदि सभी को शामिल किया जाता है। आदि सभी को शामिल किया जाता है। नोट लगा के अपने को याद रखना है। जब एक बालक, इंपॉर्टेंट भी है ये, जब मैंने नोट लगा दिया, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। जब एक बालक कहानी पाठ या कविता पाठ में रुचि लेता है, कहानी पाठ या कविता पाठ में रुचि लेता है, तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा को काम में लेते हैं। तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा को काम में लेता है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जब अपना टॉपिक आएगा ना अभिप्रेरणा, तो उस समय बताऊंगा आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है और बाहरी अभिप्रेरणा कौन सी होती है। जब अभिप्रेरणा का टॉपिक आएगा उस समय मैं आपको ये पूरी चीजें हैं वो बता दूंगा। दूसरा देखिए अपना क्या था, दूसरा था विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। दूसरे में क्या है? विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। जो विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल है, इसमें किस चीज को शामिल किया जाएगा? इसके अंतर्गत जैसे विज्ञान क्लब, गणित क्लब, विज्ञान मेले, गणित मेले, विज्ञान प्रदर्शनी, गणित प्रदर्शनी, विज्ञान और गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, शिक्षण में नवाचार, शिक्षण में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को काम में लेना, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें शामिल रहेगी? विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी। देखें इसमें विज्ञान क्लब, गणित क्लब, विज्ञान मेले, गणित मेले, विज्ञान प्रदर्शनी, गणित प्रदर्शनी,
विज्ञान और गणित से संबंधित विज्ञान और गणित से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट शिक्षण में नवाचार, शिक्षण में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को काम में लेना, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को काम में लेना। ये सारी चीजें किससे संबंधित रहेगी? ये सारी चीजें संबंधित रहेगी विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल से। उसके बाद में अपना जो तीसरा कौशल आता है उसमें देखें, तीसरा कौशल, दो हो गए अपने। तीसरा जो कौशल है वो है दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल। दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल। दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल। जो दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल है इसमें देखें क्या कुछ आएगा। इसमें संगीत, नाट्य, नृत्य, गायन, वादन, मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, कठपुतली, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल में देखें क्या है। इसमें संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, गायन, वादन, हस्तशिल्प, कठपुतली, मांडने आदि सभी को शामिल किया जाता है। आदि सभी को शामिल किया जाता है। अब कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हस्तशिल्प की शिक्षा किस प्रकार के बालकों को दी जाए। जो सतत और समग्र मूल्यांकन है उसका मानना है कि हस्तशिल्प की शिक्षा है वो मंदबुद्धि और पिछड़े बालक दोनों को दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा वो किसकी दी जाए? मंदबुद्धि बालक को भी दी जाए और पिछड़े बालक को भी दी जाए। मंदबुद्धि बालक की अगर सीधी बुद्धि लब्धि पूछी जाए तो हमें बताना है 70 से कम, लेकिन टर्मैन ने मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि बताई है 80 से 89। पिछड़ा बालक की यदि बुद्धि लब्धि पूछी जाए तो हमें बताना है 80 से 90। पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 90। पिछड़ा बालक शब्द है ये देन मानी जाती है सीरियल बर्ड की। सीरियल बर्ड परिभाषा देता है कि वह बालक जिसकी आयु तो 10.5 वर्ष है लेकिन वह 10 वर्ष के बालक के समान अपने कार्य और व्यवहार को संचालित करता है, ऐसा बालक पिछड़ा बालक माना जाता है।
और कई बार सीमांत पिछड़ा पूछ लिया जाता है। तो सीमांत पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 90। देखें, नोट लगा के देखें। हस्तशिल्प की शिक्षा, मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक को दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक को दी जानी चाहिए। फिर देखें, टर्मेन ने मंदबुद्धि बालक की IQ बुद्धि लब्धि IQ 80 से 89 मानी, 80 से 89 मानी है। लेकिन टर्मेन का नाम ना दिया जाए तो हमें क्या माननी है? तो देखें, सामान्यतः मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम। और ये प्रश्न पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो हमें यही बताना है कि सामान्यतः मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो अपना उत्तर रहेगा 70 से कम। सीरियल बर्ट क्या लिखता है कि वह बालक जिसकी आयु तो (10.5 वर्ष होती है, लेकिन वह 10 वर्ष के बालक के समान मानसिक व्यवहार करता है, मानसिक व्यवहार करता है। वह पिछड़ा बालक है। वह कौन सा बालक है? तो वह पिछड़ा बालक है। पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि ये कितनी रहेगी? 80 से 90। ये पिछड़ा बालक की। लेकिन अगर हमें पूछा जाए सीमांत पिछड़ा, इंपॉर्टेंट है ये, सीमांत पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि, तो ये रहेगी 70 से 90। सीमांत पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? तो ये 70 से 90 रहेगी। अब अंतिम आता है 4 नंबर पे, संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल। चौथा है संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल। संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल। देखें, संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल में किसको शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत इको क्लब, पर्यावरण क्लब, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, आपदा प्रबंधन क्लब, पर्यावरण संरक्षण क्लब,
सामुदायिक स्रोत, सामुदायिक गतिविधियां, इन सभी चीजों को संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल में शामिल किया जाएगा। दोबारा देखें, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, आपदा प्रबंधन क्लब, पर्यावरणीय मुद्दे क्लब, सामुदायिक स्रोत, सामुदायिक गतिविधियां आदि सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो देखें, इसमें इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, सामुदायिक स्रोत, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक गतिविधियां, आदि सभी को शामिल किया जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि जो एसएसटी से संबंधित बालक हैं, भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित या सामाजिक अध्ययन से संबंधित बालक हैं, तो उनके लिए कौन सा उपयोगी रहेगा? इन सभी में एसएसटी वाले बालकों के लिए सबसे उपयोगी किसको माना जाता है? सामुदायिक स्रोत को। देखें, सामाजिक अध्ययन नाम आ जाता है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन नाम आ जाता है, या इतिहास नाम आ जाता है, या भूगोल नाम आ जाता है। इनसे संबंधित सबसे उपयोगी, इनसे संबंधित सबसे उपयोगी किसको माना जाएगा? तो सामुदायिक स्रोत को। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार मिलेगा, बहुत बार आ चुका है ये पर्सन, सामुदायिक स्रोत। सामुदायिक स्रोत को इन तीनों ही विषय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये अपने चार चीजें थी विचार उत्तेजक क्रियाओं के अंतर्गत। अब दूसरा इसमें हिस्सा आता है शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां और क्रियाकलाप। उसमें देखें क्या कुछ शामिल है। दूसरा बड़ा हिस्सा है शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी गतिविधियां व क्रियाकलाप। गतिविधियां व क्रियाकलाप, इसमें देखें क्या रहेगा। जो शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां हैं, इसके अंतर्गत शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, योग, प्रार्थना सभा का संचालन करना, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, गाइड, घुड़सवारी, तैराकी, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। देखें, शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में इसमें शारीरिक व्यायाम, योग व ध्यान, योग व ध्यान,
प्रार्थना सभा का, प्रार्थना सभा का संचालन करना, घुड़सवारी, तैराकी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, आदि सभी को शामिल किया जाता, आदि सभी को शामिल किया जाता है। दोबारा देखें जहां से हमने शुरू किया था, सतत और समग्र मूल्यांकन आज यहां से हमने शुरू किया था। जो सहशैक्षिक गतिविधियां हैं, सहशैक्षिक गतिविधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विचार उत्तेजक क्रियाएं और दूसरा है शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी योजना या गतिविधियां या क्रियाकलाप। पहला इसमें आता है विचार उत्तेजक क्रियाएं। जो विचार उत्तेजक क्रियाएं हैं उन्हें चार भागों में बांटा गया है। साविदस, साहित्य, विज्ञान, दृश्य और संगठन। साहित्य से हो जाएगा साहित्य व सृजनात्मक कौशल, दूसरा विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल, तीसरा दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल, चौथा संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल। साहित्य व सृजनात्मक कौशल, इसमें कहानी पाठ, कविता पाठ, निबंध लेखन, सृजनात्मक लेखन, विद्यालय भवन पर स्लोगन लिखना आदि सभी चीजों को शामिल किया जाता है। जब एक बालक कहानी पाठ या कविता पाठ में रुचि लेता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रदर्शित कर रहा है या आंतरिक अभिप्रेरणा को काम में ले रहा है। विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी कौशल, तो इसमें विज्ञान क्लब, गणित क्लब, विज्ञान मेले, गणित मेले, विज्ञान प्रदर्शनी, गणित प्रदर्शनी, विज्ञान और गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, शिक्षण में नवाचार, शिक्षण में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को काम में लेना। दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल, तो इसमें संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, गायन, वादन, हस्तशिल्प, कठपुतली, मांडने आदि सभी को शामिल किया जाता है। सीसीई के अनुसार हस्तशिल्प की शिक्षा है वो मंदबुद्धि बालकों को और पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए। टर्मैन ने मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई है 80 से 89 और सामान्यतः मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि मानी जाती है 70 से कम। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सीरियल बर्ड, वह बालक जिसकी आयु तो 10.5 वर्ष है लेकिन वह 10 वर्ष के बालक के समान अपने मानसिक व्यवहार को संचालित करता है, वही बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 90 रहेगी, लेकिन जो सीमांत पिछड़ा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लेकिन जो सीमांत पिछड़ा बालक है उसकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 रहेगी। उसके बाद संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल, तो इसमें इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, पर्यावरणीय मुद्दे, सामुदायिक स्रोत, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक गतिविधियां आदि सभी को शामिल किया जाता है। यदि कोई सामाजिक अध्ययन का विद्यार्थी है, इतिहास का विद्यार्थी है, भूगोल का विद्यार्थी है, तो उनके लिए सबसे उपयोगी इनमें माना जाएगा सामुदायिक स्रोत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आता है शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी गतिविधियां व क्रियाकलाप, तो इसमें शारीरिक व्यायाम, योग व ध्यान, प्रार्थना सभा का संचालन करना, घुड़सवारी, तैराकी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड आदि सभी को शामिल किया जाता है। तो फिर मैं आज बता दूं आपको, आज मौसम खराब होने की वजह से तकनीकी दिक्कत ना आए इसलिए आपको ये अपलोड दिया गया है। अगली अपनी लाइव क्लास सोमवार 29 जून को शाम को 8 से 9 बजे रहेगी। यहाँ कोई भी दिक्कत हो वीडियो में तो आप 8 से 9 मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं इसके संबंध में। कल शनिवार को अपनी क्लास नहीं रहेगी, परसों रविवार को अपनी क्लास नहीं रहेगी। अगली लाइव क्लास है वो सोमवार को शाम को 8 से 9 बजे तक। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।